हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे नवीन सर द्वारा चलाई गई नाइक सीरीज के प्रैक्टिस नंबर 7 के हैंड रिटन नोट्स का फास्ट रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है लोक नृत्य। तो हमारे जो त्रिपुरा का लोक नृत्य है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि त्रिपुरा में कौन कौन से लोक नृत्य हैं। तो त्रिपुरा में है ममिता, वेलकम, लेवंग बुमानी, गजानन, मोसाक सुलमानी, हिक, मेलाडोम और होजागिरी। ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि त्रिपुरा के हैं। हरियाणा के ही ऐसे लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो फाग और सांग हरियाणा के लोक नृत्य हैं। ऐसे ही पंजाब के गिद्दा, कीकली और जागो पंजाब के लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड का है छोलिया। क्या है? छोलिया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की शैली के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो जब बात आए 20वीं शताब्दी की तो भरतनाट्यम के प्रमुख प्रतिपादक थे, वो थे टी बाला सरस्वती, गीता चंद्रन, मीनाक्षी श्रीनिवासन, मीनाक्षी चितरंजनन और रुक्मणी देवी असंडेल और आसलमेल वल्ली और नलविका सरकार। ये कुछ प्रमुख प्रतिपादक थे जो कि भरतनाट्यम के थे। ऐसे ही मणिपुर के कुछ प्रमुख प्रतिपादक हैं जिनमें से हमारे हैं निर्मला मेहता और सविता मेहता जो कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। ऐसे ही उड़ीसी के हैं विजयनी सतपथी और कथक के हैं कुदमुनी लखिया। कहाँ के हैं? कथक के हैं। कथक हमारा कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक हमारा यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को, जिनको 1998 में भारत रत्न मिला था और रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको 1974 में और यूएन में इन्होंने परफॉर्मेंस किया था, वो 1966 में किया था। ऐसे ही कुछ हमारे अन्य भारत रत्न पाने वाले कलाकार हैं जैसे लता मंगेशकर जी। इन्होंने 2001 में भारत रत्न प्राप्त इनको मिला था और इनको हम मेलोडी क्वीन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेलोडी क्वीन के नाम से। नेक्स्ट है वाद्य यंत्र। तो वादक यंत्र जैसे हमारा जो वीणा होता है उसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं जैसे जयंती कुमारेश, सिद्धार्थ बनर्जी, ज्योति हेगड़े और राजेश वैद। ये किससे संबंध रखते हैं? ये वीणा यंत्र से संबंध रखते हैं। ऐसे ही संतूर हैं। संतूर के कुछ प्रतिपादक हैं प्रमुख, उनका नाम याद रखना है जैसे तरुण भट्टाचार्य और आर विश्वेश्वरन। कौन? आर विश्वेश्वरन। नेक्स्ट है तबला के कुछ प्रमुख प्रतिपादक हैं जैसे संदीप दास, साबिर खान और सितार के हैं बुद्धादित्य मुखर्जी और इलियान खान। नेक्स्ट है न्यू ईयर। न्यू ईयर एक फेस्टिवल है, न्यू ईयर ऑफ केरल, यानी कि मलयालम में न्यू ईयर ऑफ फेस्टिवल किसके नाम से जाना जाता है? तो विशु को न्यू ईयर ऑफ फेस्टिवल केरल के नाम से जाना जाता है। ऐसी महाराष्ट्र का न्यू ईयर ऑफ फेस्टिवल है गुड़ी पड़वा, पंजाब का बैसाखी, उत्तर प्रदेश का खिचड़ी उत्सव न्यू ईयर फेस्टिवल है और असम का है बोहांग बिहू, उड़ीसा का माना संस्कृति या महाविशु और तमिलनाडु का TN फॉर तमिलनाडु का है पुंथड़ू, गोवा का है संवत्सर पांडवों। ऐसे ही मणिपुर का है चोराओबा, जम्मू कश्मीर का नवरेह, बिहार का जुड़ शीतल और कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश का है उगादी जो कि साउथ का न्यू ईयर माना जाता है उगादी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंद की औसत परिधि, यानी कि जो उसकी गेंद की परिधि होती है इंटरनेशनल क्रिकेटों में उसकी कितनी परिधि होती है? तो वो होती है 8.81 से लेकर 9 इंच तक और जिसको हम mm में नापें तो 224 से लेकर 229 तक। ऐसे ही जो हमारा बल्ला यानी कि बैट होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? 38 इंच होती है और ब्रेथ उसकी होती है 4.25 इंच। ऐसे ही हमारे जो इंटरनेशनल में यूज़ करे जाते हैं स्टंप की लेंथ क्या होती है? उसकी लेंथ होती है 28 इंच। कितनी होती है? 28 इंच। और बैट की कितनी लंबाई होती है? 38 इंच और स्टंप की लंबाई होती है 28 इंच, जिसको सेंटीमीटर में बोलें तो 72 सेंटीमीटर। और जो पिच की हमारी लेंथ होती है वो होती है 20.11 मीटर यानी कि 22 गज और इसकी ब्रेथ होती है 3.05 मीटर। नेक्स्ट है
फीफा द्वारा स्वीकृत बास्केटबॉल एक खेल में प्रत्येक 10 मिनट में 4 क्वार्टर होते हैं। मतलब जो फीफा द्वारा स्वीकृत बास्केटबॉल होता है उसमें कितना, प्रत्येक 10 मिनट में 4 क्वार्टर, यानी कि 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं और 5 मिनट का इसमें ओवर टाइम भी होता है। ऐसे ही बास्केटबॉल की ऊंचाई कितनी होती है, 3.05 मीटर। और एक बास्केटबॉल का वजन कितना होता है, उसका वजन होता है 600 से 650 ग्राम। और कोर्ट की जो इसकी कोर्ट होता है जिस पे हम खेलते हैं उसका परिमाप यानी कि माप होता है 28 से 28 मीटर, तो उसकी लेंथ होती है और 15 मीटर उसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ होती है। क्या होती है, ब्रेथ। नेक्स्ट है प्लेयर, यानी कि जो 5 प्लेयर होते हैं वो बास्केटबॉल में खेलते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, नेटबॉल में 7 और बेसबॉल में 9। 5, 6, 7, 9, यहाँ से ये कोड याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, तो वो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। और 2 फरवरी 1971 रामसर सम्मेलन जो ईरान में हुआ था, तब से ही हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। और इंडिया में कब शामिल हुआ, तो इंडिया इसमें कब शामिल हुआ विश्व रामसर सम्मेलन में, तो वो 1982 में हुआ था। यानी कि इसकी स्थापना के बाद 11 साल बाद शामिल हुआ था। और इसकी थीम 2024 में क्या थी रामसर सम्मेलन की, वो थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। क्या थी, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। नेक्स्ट है भारत में रामसर साइट कितनी है, तो भारत में जो रामसर साइट है वो है 80। और भारत कब शामिल हुआ था रामसर सम्मेलन में, तो वो हुआ था 1982 में। और इसमें साइट है रामसर साइट 80। भारत की पहली रामसर साइट पूछी जाए कौन सी है, तो वो है चिल्का झील जो कि हमारी उड़ीसा में, और ये कब शामिल हुई थी 1981 में। और 80वीं साइट कौन सी है, वो है लोग गम्बुट 16 तमिलनाडु में है। और दुनिया की पहली साइट पूछे अगर रामसर सम्मेलन में, तो वो है कोबार्ग ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। रामसर की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, वो है सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है। और सबसे छोटी पूछी जाए तो वो रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा साइट कौन से प्रदेश में है, तो वो है तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में, बराबर है 16 और 16। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक था। मतलब जो साक्षरता दर का अंतर था वो सर्वाधिक किस राज्य में था, वो था राजस्थान में। जिसमें मेल यानी कि पुरुषों का तो था 79.19% और फीमेल जो थी उनका था, स्त्रियों का 52.12%। जिसका अंतर निकल के आया था 27.07%, जो कि राजस्थान का सबसे सर्वाधिक अंतर था। नेक्स्ट है भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की जो साक्षरता दर है वो है 74.04%। कितनी है, 74.04%। और अगर भारत में पूछी जाए तो मेल की साक्षरता दर और फीमेल की, तो मेल की जो है वो है 82.14% और फीमेल की है 65.1646%। जिसमें इनका अंतर निकल के आता है वो आता है 16.68%। नेक्स्ट है भारत संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो किया गया है 14 से 18, यानी कि 6 प्रकार के अधिकार बताए गए हैं। जिसमें पहला है समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 5 में मिलता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 4 में। शोषण के विरुद्ध वो 2 में जो कि 23 से 24 के बीच है। और धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति का अधिकार है वो है 2 से 19। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो मिलता है, एक ही है, जैसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। किसने कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, वो कहा है भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन चुनौती किस न्यायालय में दी जा सकती है, तो वो दी जा सकती है उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों न्यायालयों में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 रिट याचिका यानी पिटीशन हम कितने तरीकों से दायर कर सकते हैं, तो 5 तरीकों से। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर किसी मनुष्य को यानी कि जेल में डाला जाता है तो उसे 24 घंटों के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। दूसरा है पिटीशन जिसे हम बोलते हैं परमादेश, हम आदेश देते हैं। और उत्प्रेक्षण SC HC यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय हैं। गतिशेध स्टे ऑर्डर और अधिकार परीक्षा वो है बिना अधिकार के कार्य करना, जैसे
कोई मनुष्य जैसे कोई अधिकारी है अपनी जगह कुछ पैसे देकर किसी दूसरे से कार्य कराता है, उसे हम अधिकार परीक्षा कहते हैं, जिसके प्रति हम पिटीशन यानी कि रिट याचिका दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीपीएसबी तो पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्रा ही। किसने कहा था? वो कहा था आइवर जेनिंग्स ने। और अनूठी व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। और डीपीएसबी और मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है, ये ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रैनविले ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है त्रिरत्न इंगित करता है। क्या इंगित करता है? जो बुद्ध है वो ज्ञानी मनुष्य, धम्म शिक्षा को, और संघ संगठन को। नेक्स्ट है नागार्जुन कौन था? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है इसे नागार्जुन को। और सापेक्षता का सिद्धांत इसी ने दिया था। और ये एक बौद्ध भिक्षु भी था। माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक भी यही थे, नागार्जुन। और इनकी एक रचना है माध्यमिक सूत्र। और बुद्ध चरित्र में इसको अश्वघोष कहा गया है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में कितनी संगतियाँ हुई थी? तो वो 4 संगति हुई थी। जो पहली थी 483 बीसी में, दूसरी 383 में, और तीसरी 255, और चौथी प्रथम शताब्दी यानी कि जो प्रथम शताब्दी थी उसमें थी, जिसमें राजा थे पहली में, जिसके हम एक ट्रिक से याद रखेंगे, एक अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक और कालाशोक। नेक्स्ट है स्थान के लिए ये ट्रिक याद रखेंगे, RBPK यानी कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, और ये इसमें अध्यक्ष हैं, इनके नाम भी याद रखने हैं, महाकश्यप और सबकामी, मोगली और ये अश्वघोष वगैरह। ये 5 संगतियाँ हुई थी। और जो पाँचवीं संगति हाल ही में हुई थी, जो हुई थी 1871 में, जिसके राजा थे मिंडन, म्यांमार में हुई थी। कहाँ हुई थी? म्यांमार में। नेक्स्ट है मिलिंद पन्नु क्या है? तो ये एक पाली का ग्रंथ है मिलिंद पन्नु। और मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन की वार्तालाप इसी में है। नेक्स्ट है नदियों का संगम। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। और नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा, कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा इनमें सब में सेम है। और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा का। गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना, कौन सी? यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और तमसा। जिसमें जो यमुना इसकी सहायक नदी है वो सबसे लंबी सहायक नदी है। और यमुना की सहायक नदियां हैं केन, बेतवा और चंबल। नेक्स्ट है कोसी की सहायक नदी है। कोसी जो नदी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी है वो उसको बंगाल का शोक कहा जाता है। पील नदी हवागो नाम से भी इसे जाना जाता है, इसे चीन का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है घाटी बेसिन, जिसे हम बेसिन भी बोलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ी है। कौन सी? महानदी, जिसका क्षेत्रफल है 1,41,589 किलोमीटर स्क्वायर। और ये कहाँ कहाँ बहती है? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। क्या स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। नर्मदा नदी, जिसे हम रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं, इसका उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश से है, जो कि ये MP और गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट है तापी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो तापी नदी का उद्गम है मुल्ताई, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है भारत में ग्रीव रेवोल्यूशन के जनक किसको कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को ग्रीव रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। और विश्व में ग्रीव रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग, जो कि मैक्सिको देश के थे। उनको कहा जाता है ग्रीव रेवोल्यूशन का जनक विश्व में। पहली बार ग्रीव रेवोल्यूशन कब हुआ था? तो हुआ था 1967 से 1968 में, जब उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे लाल बहादुर शास्त्री। और कृषि मंत्री यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के राजनीतिक मंत्री पूछे जाएं तो वो थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम। कौन थे? चिदम्बरम सुब्रमण्यम।
नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अरुण कृष्णन को। और गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है दुर्गेश पटेल को। स्वर्ण क्रांति निरपुख तेज को। और लाल क्रांति का विशाल तिवारी। और सिल्वर क्रांति का इंदिरा गांधी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, क्रांतियों के जनक। नेक्स्ट है 1937 में जो एगमार्क एक्ट है वो लागू हुआ और कृषि उत्पादों पर भारत में लागू हुआ था। किस पे हुआ था? कृषि उत्पादों पर। और अगर बात करी जाए एमएसपी, एमएसपी क्या होता है? तो ये एमएसपी जो है वो सरकार जिस मूल्य पर अनाज खरीदती है और बफर स्टॉक के लिए स्टॉक करती है तो उसको एमएसपी कहते हैं। तो बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फसलों का एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन निर्धारित करता है? तो वो करता है सीएपी। कौन करता है? सीएसीपी, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी और नामकरण 1985 में हुआ था। उससे पहले ये कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था। और जो सीएसीपी है वो कितनी फसलों के लिए एमएसपी जारी करता है? तो वो करता है 22 फसलों के लिए, जिसमें 7 तो अनाज हैं, 7 तिलहन, 3 दालें और 3 वाणिज्य फसलें हैं। और 3 वाणिज्य फसलें वो कौन कौन सी हैं? तो वो है कपास, कोपरा और जूट। कपास, कोपरा और जूट। नेक्स्ट है गन्ने के लिए कौन जारी करता है मूल्य? तो वो करता है एफआरपी, जिसे हम फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस भी कहते हैं, उचित एवं लाभकारी मूल्य। तो गन्ने के लिए कौन जारी करता है प्राइस? तो वो करता है एफआरपी। नेक्स्ट है ग्रेविटी, यानी कि जी का मान कितना होता है? 9.08 मीटर पर सेकंड। इसकी वैल्यू केंद्र पर तो 0 होती है, लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, मान लिया कि ये हमारी कोई पृथ्वी है और इसके जी इक्वेटर लाइन है इस पे, यानी कि इस केंद्र पे तो इसकी वैल्यू जी की 0 होगी, लेकिन जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो इसकी जी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी टॉर्सैली ने। अगर ये अचानक गिरता है तो ये संकेत करता है कि तूफान आने वाला है, और अगर ये धीरे धीरे गिरता है तो संकेत करता है कि वर्षा होगी, और धीरे धीरे अगर ऊपर उठता है तो ये इसका संकेत करता है कि मौसम साफ रहेगा। और इसी के आधार पर जो हमारी वेदर रिपोर्ट है वो मिलती हैं, जो कि हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, पानी को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लोरीन का और ब्लीचिंग पाउडर CaCl2। जैसे हम किसी स्विमिंग पूल वगैरह में नहाने जाते हैं तो उसमें क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं पानी को शुद्ध रखने के लिए। नेक्स्ट है मात्रा या बनना, यानी कि स्टेनलेस स्टील जो होती है हमारी वो किससे मिल के बनी होती है? तो वो बनी होती है क्रोमियम और निकेल और आयरन से मिलकर बनी होती है। और जर्मन सिल्वर कॉपर और जिंक और निकेल से मिलकर बनी होती है। और जो ब्रॉन्ज होता है हमारा वो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। और पीतल जो होती है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। अब बात आती है नेक्स्ट है कि कुछ डिसीज़ है, जैसे एंथ्रेक्स किस में होती है? तो वो पशुओं की खुर में बीमारी होती है एंथ्रेक्स। और बैक्टीरियल डिसीज़ जो होती हैं वो टिटनेस, हैजा और एंथ्रेक्स से होती हैं। और प्रोटोजोआ की कुछ प्रमुख डिसीज़ हैं, जैसे हमें याद रखनी है प्रोटोजोआ में कौन कौन सी डिसीज़ आती हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखनी है, 40 साल पुरानी ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। तो पापा से याद रखना पायरिया, का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिस और सा से निंद्रा रोग। ये कुछ प्रोटोजोआ में आती हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत ये डिसीज आती हैं। नेक्स्ट है डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो वो होता है एडीज के काटने से, वो भी मादा एडीज के काटने से होता है। और जो मलेरिया है वो भी मादा मच्छर के काटने से होता है, जिसे हम एनाफिलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाफिलीज। चिकनगुनिया और जीका वायरस एशियाई बाघ मच्छर के काटने से होता है। ये कुछ डिसीज़ हैं जो कौन कौन से मच्छर के काटने से होती हैं, वो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है मेहतारी बंधन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है। कौन से राज्यों में किया है? तो वो किया है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में कुछ अन्य योजनाएं भी लागू हुई हैं, जैसे CM मेहतानी योजना, CM मेहतारी न्याय रथ योजना, ये छत्तीसगढ़ में लागू हुई है। और हमर सुधर लायक अभियान ये भी छत्तीसगढ़ में लागू हुई है। और मिजोरम में कौन सी योजना अगर पूछी जाए लागू हुई है, तो वो ये कमल योजना।
और मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील स्कीम, और मध्य प्रदेश की योजना है CM बाल आशीर्वाद योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं देवेंद्र झाझरिया, जो कि भाला फेंक में प्लेयर रह चुके हैं, भाला फेंक के एक प्लेयर हैं। और इनसे पहले वो थे दीपा मलिक। और पहले भारतीय महिला पदक जीतने वाली 2016 में, पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने पदक जीता था 2016 में शॉट पुट में? तो वो थी सिल्वर में जीता था। कौन थी? दीपा मलिक थी। पहले गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे मुरलीकांत पेटकर 1972 में, जिन्होंने गोल्ड जीता था। नेक्स्ट है, पहले पैरा ओलंपिक गेम्स में 1960 में कहाँ हुए थे? रोम्स में हुए थे पहले पैरा ओलंपिक गेम्स, और जिसकी राष्ट्रीय स्थापना 1962 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी कब बनी? तो वो बनी 1989 में। इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है। अभी कुछ प्रमुख GI टैग मिले हैं, कौन कौन से राज्यों को मिले हैं? तो वो मिले हैं, असम को मिला है मंजुली मुखौटो और पांडुलिपि पेंटिंग्स के लिए, अयोध्या को मिला है बेसन के लड्डुओं के लिए, त्रिपुरा को रेशा पोशाक के लिए, और अरुणाचल प्रदेश को मिला है आदि के लिए यानी अदरक के लिए और पांचों शिल्प के लिए, उड़ीसा को मिला है काई चटनी और डोंगरिया कौंदसाल के लिए। अगर क्वेश्चन आए कि पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है झारखंड में। और 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हुआ है देवधर में, झारखंड के देवधर में। और विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना कहाँ लागू हुई है? तो वो झारखंड में हुई है। नेक्स्ट है आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, एक पूसा कृषि मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपको सर्च करना है और ढूंढ के इसका आंसर कमेंट में करना है। धन्यवाद। अब हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट के लिए इंतज़ार करेंगे अगले सेट में। और इससे पहले जो मैंने सेट कराया था वो कराया था प्रैक्टिस सेट नंबर 5, और 6वां मैंने छोड़ दिया है, वो आगे मैं कभी नेक्स्ट टाइम करा दूंगा। ये 7वां है। धन्यवाद।